मैं आपके लिए दिलो जान से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है जैसे आप मेरा साथ नहीं देते। शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपको दिल से चाहता हूँ। इसलिए चाहे जैसा भी हो, मैं वही वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं खुद हूँ। अगर आप थोड़ी मदद कर सकें, तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। जुओ फैन की बातों से शांगुआन फेक्सियों का चेहरा कुछ हल्का हुआ, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में असमंजस था। उसने धीरे से कहा, क्या तुम इतना यकीन रखते हो? फेचुन वांगफू की पूरी ताकत के सामने क्या तुम तैयार हो? चुओ फैन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूं? मैं सोच समझकर कदम उठाता हूं, और इस बार तुम जितना खो चुके हो, मैं उससे कहीं ज्यादा हासिल करूंगा। तुम चाहे कितना भी नाराज हो, मुझे इस बार तुमसे थोड़ा भी डर नहीं है। शांगुआन फेक्सियोंग ने उसकी आत्मविश्वास से भरी नजरों को देखा, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुककर शांत होकर बोला, तुम्हारी बातें बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ये बड़ी बातें क्या सच साबित होती हैं। इतना कहकर बुजुर्गों ने जुओ फैन की ओर रुख किया। उनमें से एक ने गुस्से से कहा, तुम हमें अपनी बात कैसे सुनवा सकते हो, जबकि तुमने हमारे शिष्यों को बिना किसी कारण चोट पहुंचाई? जुओ फैन ने अपनी मुस्कान को ढीला करते हुए कहा, सभी मामलों का समाधान होगा, लेकिन ये सवाल तब उठाए जाएंगे जब वक्त आएगा। इस समय मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी चिंता निस्सार है। दूसरे बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कदम बढ़ाए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, जुओ फैन ने हल्के से अपनी कलाई घुमाई। कुछ ही पलों में बुजुर्ग के गाल पर एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। जुओ फैन ने बिना किसी डर के कहा, यह तो कुछ नहीं है, क्या यह तुम्हारा चेहरा है? सभी लोग एक पल के लिए चुप हो गए, और बुजुर्ग का चेहरा संकुचित हो गया। दूसरे बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, लेकिन वह अपनी क्रोध को काबू में नहीं रख सका। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सोचते हो कि तुम्हारे छोटे से कदम से हम डर जाएंगे? जुओ फैन ने बिना किसी घबराहट के कहा, हिम्मत? देखो, तुम भूल रहे हो कि चोंगटियन तलवार अब मेरे हाथों में है। अगर तुम मुझसे लड़ने की सोच भी रहे हो, तो तुम्हें पहले लाओत्जू को मात देनी होगी। बुजुर्ग ने उसकी बातों पर गंभीरता से विचार किया और धीरे से अपने कदम वापस खींचे। जुओ फैन की शांति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सही हो, इस वक्त तुमसे भिड़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी बहादुरी एक दिन तुम्हारे लिए भारी पड़ सकती है। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हम देखेंगे वरिच, लेकिन अभी के लिए हमें केवल एक दूसरे की क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। इस वक्त दोनों बुजुर्ग समझ गए कि जुओ फैन न केवल एक तर्कशील व्यक्ति है, बल्कि उसके पास आत्मविश्वास और भविष्य को लेकर दृष्टिकोण है, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। सभी के दिलों में अनिश्चितता और मिश्रित भावनाएं थीं। चीख! जुओ फैन पर वार करने वाले बुजुर्ग का हाथ अचानक हवा में रुक गया, जैसे वह अपने कदमों पर ठहर गया हो। उसका हाथ हल्का हल्का हिलने लगा, और उसकी आंखों में गुस्से के साथ निराशा भी थी। उसने जुओ फैन की सुस्त और शांत मुद्रा को घूरते हुए देखा, और उसके दिल में एक अजीब सा संकोच पैदा हुआ। उस गुस्से के बावजूद वह अपने आप को शांत करने की कोशिश करता रहा। वह जानता था कि अगर वह इस गुस्से में जुओ फैन को कोई नुकसान पहुंचाता, तो यह उनके परिवार की छवि के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता था। वह सोचने लगा, अगर मैंने इस बच्चे को मार डाला और पारिवारिक कार्यक्रम को छोड़ दिया, तो क्या मैं एक पापी नहीं बन जाऊंगा? अचानक दूसरे बुजुर्ग का संकोच और बढ़ गया, और उसका शरीर और भी सिकुड़ने लगा। हालांकि उसने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी चुप्पी से जुओ फैन के अपमान को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अंत में खुद को काबू में रखा, दांत भींचते हुए कहा, बदतमीज लड़के, मुझे लगता है अगर ये पारिवारिक मुद्दे न होते तो। लेकिन वह पूरी बात खत्म करने से पहले ही जुओ फैन ने एक हल्का सा हाथ घुमाया और उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए उसके गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। एक ठंडी हंसी के साथ जुओ फैन ने कहा, क्या तुम्हें कुछ कहना था? पुरानी बातें और बड़ों पर भरोसा मत करो। लाओत्जू ने तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तुम इस सब के लिए यहाँ नहीं आए थे, तो अब तुम हमारे बारे में क्या कह सकते हो? दूसरे बुजुर्ग का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया और उसकी आंखें फटी हुई थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया।
उसकी नाक से हल्की सी सांस निकल रही थी और वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथ में जोर से इशारा किया, लेकिन वह अपने शब्दों में फंस गया। उसका गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन यह इतना तीव्र था कि वह अपनी बात खत्म नहीं कर पा रहा था। जुओ फैन की तीव्रता और चतुराई ने उसे अंदर से हिला दिया था और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया था। तुम। उसकी आवाज में हल्का सा कांप था और वह शब्दों को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। शांगुआन किंगयान और बाकी सभी लोग इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। बुजुर्ग जो हमेशा सख्त और गर्म मिजाज होते थे, आज एक छोटे लड़के से इतनी आसानी से हार गए। ये कैसे संभव था? कभी वह बुजुर्गों के सामने एक मजबूत और अपराजेय शक्ति होते थे, और आज वही बुजुर्ग खुद को एक बच्चे के सामने पराजित महसूस कर रहे थे। ये दृश्य किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। जुओ फैन ने एक नजर में महसूस किया कि अब उसका काम हो गया। वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए हल्के कदमों से बोला, मैं अंदर जाऊंगा, कुछ लोगों को चुनूंगा और फिर कार्रवाई शुरू करूंगा। शब्दों के साथ ही उसकी छाया अंधेरे में खो गई। वह बिना किसी डर के आगे बढ़ा, जैसे उसने पहले ही सब कुछ नियंत्रित कर लिया हो। इस दृश्य को देख रहे सभी लोग चुपचाप रह गए। शांगुआन फेक्सियोंग ने सोचा, यह बच्चा न केवल बहादुर है, बल्कि इसका दिमाग भी बेहद तेज है। वह हमें डराने की बजाय हमारे दिलों में भय बैठा रहा है। वहीं शांगुआन किंगयान की आंखों में भी एक अजीब सी अनुभूति जागी। वह पहले समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब वह महसूस कर रही थी कि वह इस लड़के की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसके मन में एक चुपचाप और गहरी चिंता थी, जैसे वह किसी भारी बोझ को उठाए हुए हो। जब शांगुआन फेक्सियोंग ने देखा कि स्थिति काबू से बाहर हो रही है, तो उसने अन्य बुजुर्गों को आदेश दिया, तुम अंदर जाओ और देखो बच्चे के पास कौन सी चालें हैं। उसे हल्के में मत लेना, वह उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है। लेकिन शांगुआन किंगयान को रुकने का इशारा करते हुए शांगुआन फेक्सियोंग ने गंभीरता से कहा, रुको, तुम ये काम अकेले नहीं करोगी। हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस लड़के की योजनाएं पूरी न हो। वह जितना निर्दयी है, हमें उतना ही चतुर बनना होगा। इस तरह की बातें करते हुए वह सख्त कदमों से गुफा की ओर बढ़ा। इस समय पूरी स्थिति ने स्पष्ट कर दिया था कि यह बच्चा केवल एक लड़का नहीं था, बल्कि एक रणनीतिकार था, जो दूसरों को अपनी रणनीति से चौंका सकता था। क्यों, पिताजी? शांगुआन किंगयान ने अपनी आंखों में कुछ हैरानी के साथ पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा संकोच था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता ऐसा क्यों कह रहे हैं। शांगुआन फेक्सियोंग ने कुछ देर के लिए चुप्पी साधी और फिर गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को संभालते हुए कहा, यानर, मुझे पता है कि तुम्हें ये बातें सुनकर दुख हो सकता है, लेकिन जान लो, कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ नहीं है और मैं सच में उनसे माफी मांगता हूँ। माफी मांगना? शांगुआन किंगयान ने चौंकते हुए पूछा। उसे अपने पिता की बातों का मतलब समझने में थोड़ी देर लगी। शांगुआन फेक्सियोंग का चेहरा थोड़ी देर के लिए उदास हो गया और फिर उसने धीरे धीरे कहा, हाँ यानर, तुम मेरी बेटी हो और हमेशा मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हारी माँ जल्दी चली गई थी और मैंने तुमसे हमेशा ये वादा किया था कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा महत्व दूंगा। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन कभी कभी हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। क्या कोई ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के जीवन के लिए खुद को बलिदान कर दे? शांगुआन किंगयान का दिल चीर रहा था। उसकी आंखें चमक उठी और उसकी आवाज में अब कशमकश थी। पिताजी, क्या आप सच में ऐसा महसूस करते हैं? शांगुआन फेक्सियोंग की आंखों में गहरी निराशा थी, लेकिन वह चुप रहा। फिर उसने कहा, देखो, मैंने ये फैसला किया था कि अगर मुझे परिवार की भलाई के लिए कुछ करना पड़े तो मैं अपने परिवार की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, यानर, तुम्हारी जान के बारे में कभी भी सोचने का मन नहीं करता। मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ करना असंभव था। मुझे लगा था कि उस लड़के के साथ सौदेबाजी करके हम इसे संभाल सकते हैं, लेकिन वह बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि यह सही नहीं था। किंगयान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, पिता, मैंने हमेशा जाना था कि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप अपनी जान को भी हमारे लिए दे सकते हो,
लेकिन फिर भी मुझे डर है कि आपको दुख हो या आप अपनी पूरी जिंदगी में पछताओ। आप हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छे हो और मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे लिए सबसे पहले रहोगे, चाहे दुनिया में कुछ भी हो। शांगुआन फेक्सियों का चेहरा संतुष्ट हो गया और उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, यानर तुम समझती हो, तुम मेरे दिल की बात समझती हो। कभी कभी इस तरह की बातें करना पाखंड सा लगता है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी गलती भी स्वीकारनी पड़ती है। शांगुआन किंगयान की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने धीमे से कहा, पिता आपने जो भी किया वह आपने मेरे और हमारे परिवार के भले के लिए किया। मुझे कोई शिकायत नहीं है। शांगुआन फेक्सियोंग ने गहरी सांस ली और हल्की सी आह भरते हुए कहा, तुमसे यह उम्मीद थी। वहीं जुओफैन गुफा में कदम रखते हुए जैसे वह इस जगह का मालिक हो। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, जैसे वह इस विशाल गुफा और इसके अंदर मौजूद लोगों के लिए पूरी तरह से नियंत्रित था। जैसे ही वह वहां से गुजरा, शांगुआन के लोग अवाक हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह एक बाहरी व्यक्ति कैसे ऐसे शांत और सशक्त तरीके से यहाँ आ सकता है। शांगुआन किंगयान और बाकी लोग चुप थे। उनके चेहरे पर सवाल थे। क्या यह वही लड़का था जो इतना घमंडी और आत्मविश्वासी था? क्या यह वही लड़का था जिसे उन्होंने कभी एक साधारण व्यक्ति माना था? जियो फैन की उपस्थिति के साथ जैसे सम्राट अपने दरबार में आता हो, गुफा में हर कोई खामोश हो गया। उस लम्हे में शांगुआन के लोग अजीब से डर और संकोच से भर गए, क्योंकि वह लड़का अब उन्हें पूरी तरह से चुनौती दे रहा था। किंगयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। शांगुआन फेक्सियों को यह एहसास हुआ कि यह लड़का एक शैतान की तरह नहीं था, बल्कि उसकी रणनीति और चतुराई से वह पूरे कबीले को संकट में डालने में सक्षम था। यह लड़का सच में शैतान है, शांगुआन फेक्सियोंग ने धीरे से कहा और एक गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। मैंने कहा, छोटे लड़के, तुम इस गुफा में क्या देख रहे हो? वह जुओफान के चारों ओर गुफा में चक्कर लगा रहा था, लगातार गश्त कर रहा था, लेकिन कोई भी सवाल नहीं था और न ही कोई जवाब। वहां कुछ भी खास नहीं था, और जिस व्यक्ति को उसने पहले चुनने के लिए कहा था वह भी अब दिखाई नहीं दे रहा था। एक ज्ञान उपासक ने अजीबियत से चौंकते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा हैरानी थी। जुओफान ने उन उलझे हुए चेहरों को बाईं से दाईं ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो पत्र पहुंचा सके। पत्र? हाँ, कोई खामोशी से अपना काम करेगा। जुओफान ने हल्के से सिर हिलाया और फिर एक ठंडी मुस्कान ने उसके चेहरे पर जगह बना ली। मुझे एक काम सौंपा गया है। मुझे फेयन वांगफू को एक पत्र देना है ताकि हम बंधकों का आदान प्रदान कर सकें। यह सुनकर शांगुआन परिवार के उच्च रैंक के सदस्य और भी अधिक चौंक गए, जैसे उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बंधकों का आदान प्रदान? चुओफान ने दृढ़ता से कहा, स्काई स्वॉर्ड को ले आओ और इसे मेरे बेटे की जान के बदले में बदल दो। शांगुआन परिवार के वरिष्ठ सदस्य एक दूसरे को उलझन में देख रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता और असमंजस था। एक ने तो धीमे से कहा, तलवार को सौंपने का क्या मतलब है? ये कैसे हो सकता है? जुओफान ने इस उलझन को देखा और हंसते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ एक चाल है। मैंने पहले ही तलवार सौंप दी है। अगर मैं इसे बेली जिंगवई को सीधे सौंप सकता हूं तो वो मेरे बेटे की जान के बदले में इसे स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ तुमसे बात करने की जरूरत है, क्योंकि सीधे सौदा करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वह मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से बोला और शांगुआन परिवार के वरिष्ठ सदस्य तुरंत इस प्रस्ताव पर विचार करने लगे। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारी मदद लेने को तैयार हैं, एक वरिष्ठ सदस्य जल्दी से कहा। उसकी आवाज में अचानक घबराहट थी। यह सुनकर शांगुआन के सभी वरिष्ठ सदस्य जल्दी से अपनी हथेलियां जोड़ते हुए बाहर निकलने लगे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वे चिंतित थे, अगर यह बच्चा सचमुच चोंगटियां जियान लौट आया तो क्या उस रात खोए हुए गुरु का कोई मतलब रहेगा? अगर इस लड़के के हाथ में तलवार है तो क्या हम इसे फिर से वापस पा सकते हैं? जुओफान के शब्दों ने उनका ध्यान खींच लिया और एक प्रकार की भयावह शांति गुफा में फैल गई। परिवार के हर सदस्य का रवैया अब काफी सतर्क हो गया था। क्या यह सच है? एक गहरी सांस लेते हुए शांगुआन परिवार के वृद्ध सदस्य ने कहा, और उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। जुओफान ने हल्का सा सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी।
अगर तलवार मेरे हाथों में है तो मैं उसे वापस लेने के लिए अब भी बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये तुम्हारे हाथों में है तो तुम्हें ये वापसी और भी कठिन हो जाएगी। उसकी मुस्कान अब और तीव्र हो गई और उसके शब्दों में गहरी चतुराई और आत्मविश्वास था। शांगवान परिवार के सभी सदस्य एक बार फिर घबराए हुए थे। वे नहीं जानते थे कि इस युवक के दिमाग में क्या चल रहा था और अब उनकी पूरी स्थिति असहज हो गई थी। उनकी घबराहट और असमंजस को देखते हुए जुओफान ने अपनी नजरें आकाश की ओर घुमाई और फिर कहा, क्या यहाँ आत्मा पिघलने वाले क्षेत्र के शिष्य नहीं हैं? छोटे आदमी, यहाँ केवल 3 या 2 शिष्य हैं जो आत्मा पिघलने वाले क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं। एक भक्ति ने जवाब दिया, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या आप आत्मा पिघलने वाले क्षेत्र के शिष्य की तलाश कर रहे हैं? अगर यह सिर्फ एक पत्र है तो आपको कोई खास साधना की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जुओफान ने सिर झुकाते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी और फिर उकसाते हुए कहा, यह सिर्फ एक पत्र नहीं है। अगर इसे सीधे नहीं भेजा जाता तो कुंजी मरने के लिए है। इस पर शांगवान परिवार के वरिष्ठ सदस्य एक दूसरे को घूरने लगे और सबकी आंखों में अब अविश्वास और गहरी चिंता थी। क्या? वे सब एक साथ चिल्लाए, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वह क्या कह रहा था। जुओफान ने फिर से अपनी हथेली हिलाई और आक्रोश में फटकारते हुए बोला, क्या ऐसा क्या है जो तुम्हारे सामने नहीं आ सकता? क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि शाही महल से भागते हुए तियानजियान की तरफ जाते हुए कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं? जुओफान का गुस्सा अब उसके शब्दों में साफ छलक रहा था। अब मैं सिर्फ तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, क्या तुम इसका सही उपयोग नहीं करोगे? मुझे सिर्फ एक आत्मा पिघलने वाले क्षेत्र के शिष्य की जरूरत है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक आत्म विस्फोटक शक्ति है। मुझे तुम्हारे बड़ों की भावनाओं का भी ख्याल रखना है, क्योंकि तुम परिवार के मुखिया हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास शिष्य नहीं है तो तुम इसे नहीं कह सकते। जुओफान की आवाज में अब गंभीरता और दबाव था जो पूरे गुफा में गूंजने लगा। जुओफैन ने एक चुप्पी में उन वृद्धों की निगरानी करते हुए अपने मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान खींची। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह कुछ गंभीर समझ रहा हो। बूढ़े लोग शौक में थे, उनका शरीर कांपने से नहीं बच सका। ये क्या हो रहा था? क्या वे सच में फेन वांगफू में जाने और खुद को विस्फोटक के रूप में बलिदान करने के लिए तैयार थे? लेकिन अगर वे आत्म विस्फोटक का उपयोग करते हैं तो क्या वे शांगवान फेन के 9 तलवार राजाओं से डरते नहीं हैं? अगर वे अपनी जान गंवाते हैं तो क्या यह परिवार के लिए एक बड़ी कीमत नहीं होगी? वे अपने बलिदान को व्यर्थ नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा और परिवार की एकता से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जुओफैन का प्रस्ताव भले ही समझदारी से भरा था, लेकिन यह उनके भावनात्मक ताने बाने को नष्ट करने जैसा था। परिवार की एकता एक बुनियाद है जो कभी नहीं टूटनी चाहिए। वे जानबूझकर किसी एक सदस्य को बलि देने के विचार से डरते थे। भले ही जुओफैन का तर्क सही था, लेकिन परिवार की एकता की कीमत पर वे इस कदम को नहीं उठाना चाहते थे। वे जानते थे कि ये एक खतरनाक कदम हो सकता है। जुओफैन इस परिवार का सदस्य नहीं था और स्वाभाविक रूप से उसके विचार परिवार की स्थिरता और परंपराओं से दूर थे। लेकिन यह उनके लिए एक गंभीर निर्णय था। क्या वे लाखों की जीत के लिए पहले एक व्यक्ति को बलि दे सकते थे, या उनकी एकजुटता को बनाए रखने के लिए उन्हें सभी की जान की कीमत पर निर्णय लेना होगा? कई वरिष्ठ सदस्य एक दूसरे को चुपके से देख रहे थे, फिर धीरे धीरे सिर झुकाया और खामोशी से एक दूसरे से सहमत हो गए। जुओफैन की आंखों में एक हल्की सी निराशा दिखी, जैसे वह उनके निर्णय को पहले से ही जानता था, लेकिन अब वह उन पर दबाव नहीं डाल सकता था। शांगवान परिवार अभी भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था। इतना सोचते हुए जुओफैन ने गहरी सांस ली और अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। कुछ तो करना होगा, क्योंकि यहाँ इंतजार करना व्यर्थ था। अचानक गुफा में एक तीव्र चीख गूंजी। ये चीख इतनी भयावह थी जैसे किसी बेवकूफ सुअर की तरह आवाज आ रही हो। जुओफैन चौंकते हुए मुड़ा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिढ़ी हुई मुस्कान आ गई। क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? हाँ, और कौन हो सकता है? शांगवान यूलिन का गद्दार, एक उपासक ने ठहाका मारते हुए कहा। उसकी आवाज में उपहास था। जुओफान ने अचानक एक चौंकाने वाली मुस्कान दी। उसकी आंखों में ताजगी और आक्रोश था। क्या तुम नहीं जानते, इस गद्दार ने अभी भी हमारे परिवार के बारे में सोचा है? वह हंसा।
उसकी मुस्कान में कुछ गहरे इरादे थे। अगर ये सच में वह गद्दार है तो मुझे इसका उपयोग करने के लिए उधार दे सकते हो। जुओफान ने यह कहते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे वह किसी बड़े खेल की योजना बना रहा हो। सभी ने एक दूसरे को चुपके से देखा और फिर धीरे धीरे हंसी में खो गए। एक उपासक ने जोर से हंसते हुए कहा, हा हा हा, कोई बुराई नहीं, कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता। अब इस बच्चे के देशद्रोही के अपराध को मौत के अपराध की तरह सजा देना चाहिए या उसे जिंदा छोड़ देना चाहिए। श्री गु ने तो हमें बताया था कि तलवार वापस करने के लिए अपनी जान की कीमत चुकानी होगी, तो इसे लौटाने का यही तरीका होगा। हा हा हा। सभी ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर हंसी की लहर दौड़ गई, जैसे वे कुछ और ही सोच रहे हों, जैसे हर कोई एक खतरनाक खेल का हिस्सा था। उनका चेहरा कुछ रहस्यमय था और उनकी हंसी ने एक अजीब सी ठंडी लहर छोड़ दी, जैसे ये कोई भूतिया आवाज हो। इस बिंदु पर शांगुआन यूलिन का दुर्भाग्य एक बार फिर चुओफान के हाथों में था। ये शायद भाग्य था, लेकिन ये पाप की तरह भी महसूस हो रहा था, एक खतरनाक शिकार की तरह जिस पर सभी की निगाहें लगी थीं। जुओफान के मुंह के कोने में हल्की सी मुस्कान थी और उसने शांगुआन परिवार के सभी वरिष्ठों को एक बार फिर देखा। एक हल्की सी शरारत उसके चेहरे पर थी, जैसे वह पूरे परिवार के खेल में माहिर हो। दूसरी ओर एक बंद कमरे में शांगुआन यूलिन को क्रूरता से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे एक ठोस पत्थर के खंभे से मजबूती से बांध दिया गया था, जैसे कोई भी उसकी स्थिति पर तवज्जो देने वाला न हो। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी किस्मत इस समय पूरी तरह से जुओफान के हाथों में थी। एक बूढ़ा कालाहू अपने मजबूत हाथों से शांगुआन यूलिन के कंधों को कसकर पकड़ रहा था। उसकी आंखों में एक बर्फीली तेज चमक थी और उसके शरीर में घबराहट के साथ दर्द की लहर दौड़ रही थी। हर हड्डी और नस में एक तीव्र असहनीय दर्द महसूस हो रहा था, जो उसे चिल्लाने पर मजबूर कर रहा था, जैसे किसी घातक आघात से जूझ रहा हो। उसकी आवाज कठोर और ठंडी थी, जैसे एक पुराना युद्ध और शक्ति का जीवित उदाहरण, और उसने शांगुआन यूलिन से पूछा, कहो, तुमने शांगुआन फेल्यून से और क्या कहा था? क्या तुम हमें यह किला जानते हो? छह बुजुर्ग, कृपया मुझे माफ करें। शांगुआन यूलिन की आंखों में आंसू थे और वह गहरी पीड़ा में बुरी तरह कांपते हुए बोला। उसकी आवाज में एक निराशा थी, जैसे वह पूरी तरह टूट चुका हो। आपने इस सवाल को 8 बार से ज्यादा पूछा है और मैंने आपको पहले ही बता दिया है। शांगुआन फेल्यून सिर्फ आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं, वे हमें खत्म नहीं करना चाहते। मुझे उस जगह के बारे में नहीं पता और मुझे कभी भी डोंगजो के बारे में नहीं पूछा गया। बस माफ कीजिए, मैं और कुछ नहीं कह सकता। बूढ़े काले हू की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गई और उसकी आंखों में गहरी थकान थी, जो फिर से आक्रोश में बदलने लगी। वह गहरी सांस भरते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें फिर से यही सुनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हर बार जब तुम इसे कहते हो तो बूढ़ा आदमी गुस्से में भर जाता है। काश मैं तुम्हें उस बदबूदार बच्चे को मार सकता। शांगुआन यूलिन कांपते हुए आंसुओं के साथ फूट फूट कर रोने लगा। वह एक नन्हे बच्चे की तरह रोते हुए बोला, माफ कीजिए एलर 6, मुझे बस चाचा से मिलना है। चाचा, मुझे बचाओ। अचानक एक भारी और चटकते हुए पत्थर के दरवाजे की आवाज गूंजी और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। एक चिड़ी हुई और व्यंग्य से भरी आवाज गूंज उठी, चिल्लाओ मत, तुम्हारे चाचा तुम्हें नहीं बचा सकते, लेकिन शायद तुम एक शिक्षक के रूप में अपनी जान बचा सको। दोनों लोग आश्चर्यचकित हो गए और दरवाजे की ओर घूमे, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि कब और कैसे जुओफैन की छवि दरवाजे के पास शांति से खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो किसी खेल का हिस्सा हो, और उसकी आंखों में एक चंचल उत्सुकता थी। वह शांगुआन यूलिन की दुखद स्थिति का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम सच में बहुत परेशान हो, हा 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 हा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है।